जय हिंद। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं औरंगजेब के बारे में। मुगल साम्राज्य हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें जितने भी शासक हुए तो एक एक करके सबके बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। और फाइनली आज मुगल साम्राज्य का आप लोग का लास्ट क्लास होने वाला है। ओके, उसके बाद कल से एक नए टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो लास्ट टॉपिक जो है वो है औरंगजेब। तो एक बार शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये वाला टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो सबसे पहले बात करें, मुगल साम्राज्य का नींव किसने डाला था? तो मुगल साम्राज्य का जो नींव डाला गया था वो बाबर के द्वारा डाला गया। तो यही पहला शासक हो जाता है बाबर। बाबर जिसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो 1526 से लेके 1530 ईस्वी तक। 1530 ईस्वी तक। उसके बाद शासक बनता है दूसरा नंबर का, वो होता है हुमायूं। कौन होता है? तो हुमायूं होता है। हुमायूं। तो हुमायूं की बात करें तो ये जैसे ही बाबर की मृत्यु होती है 1530 ईस्वी में, तो फिर बाबर इसका उत्तराधिकारी बन जाता है 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में जैसे ही ये उत्तराधिकारी बनता है तो ये टोटल 25 सालों तक शासन करता है, यानी कि 1556 ईस्वी तक। बीच में 15 सालों के लिए ये निर्वासित जीवन भी जिया था। हालांकि हम लोगों ने क्लास में चर्चा ऑलरेडी कर लिया है। उसके बाद इसके बाद जो शासक बनता है वो होता है अकबर। अकबर, ओके, अकबर। कौन? तो अकबर। अकबर का शासनकाल की बात करें, अकबर के शासनकाल की बात करें तो 1556 से लेके ये 1605 ईस्वी तक शासन करता है। ओके, 1605 ईस्वी में जैसे ही अकबर की मृत्यु होती है वैसे ही इस पे किसका शासन आ जाता है? तो जहांगीर का। जहांगीर का शासनकाल आ जाता है। जहांगीर का शासन कब से कब तक रहता है? तो 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक। ठीक है, 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। फिर इसके बाद किसका शासनकाल आता है? तो शाहजहां का। पांचवें नंबर का शासक जो था वो था शाहजहां। शाहजहां शाहजहां की बात करें तो ये 1627 से लेके 1657 तक शासक रहता है। उसके बाद किसका शासनकाल आता है? तो 6वें नंबर का हो जाता है औरंगजेब। औरंगजेब जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। औरंगजेब इसका शासनकाल कब से कब तक रहता है? 57 के बाद देखो ये 58 में बैठता है। फाइनली 58 में ये राज्याभिषेक कराता है। 59 में एक बार और राज्याभिषेक कराता है, यानी 2 बार ये राज्याभिषेक कराया था। तो 57 में तो औरंगजेब हालांकि राजगद्दी से हट गया था। क्या हुआ था ना कि 1658 में एक जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ता है गंभीर रूप से, एक अफवाह फैल जाती है कि शाहजहां मर गया, खत्म हो गया। इसके जितने भी पुत्र जहां जहां शासन कर रहे थे, एक छोटा छोटा प्रांत सबको मिला हुआ था शासन करने के लिए, तो वहीं से राजगद्दी के लिए एक तरह से युद्ध लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। बहुत सारे पुत्रों में युद्ध होता है, जिसमें से औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। उन युद्धों के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में चर्चा किया। ओके, तो औरंगजेब फिर फाइनली 58 में 1658 में राजगद्दी पे बैठता है। और कब तक रहता है? 1707 ईस्वी में। 1707 ईस्वी के बाद से कोई मुगल साम्राज्य में महत्वपूर्ण शासक नहीं रहा। उसके बाद से क्या होता है ना, छोटे मोटे शासक आए, उतना प्रचलित कार्य नहीं किए, ना ही फेमस शासक थे, तो उनसे के बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है। यही 6 महत्वपूर्ण शासक थे मुगल साम्राज्य के। हालांकि मुगल साम्राज्य का जो कहा जाए भारत में जो राजपाट हुआ था, राज्य था, वो 1757 ईस्वी तक तो मुगल साम्राज्य शासन कर रहे थे। लेकिन जब 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, उसके बाद धीरे धीरे कंट्रोल भारत पे अंग्रेजों का स्थापित होने लगता है और मुगल साम्राज्य के हाथों से दिल्ली की राजगद्दी धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। फाइनली 1858 का मंगल पांडे के माध्यम से जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वहां तक जाते जाते एक तरह से मुगल साम्राज्य का पद ही समाप्त कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और फाइनली अंग्रेज भारत को अपने अंडर ले लेते हैं, अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। तो 1857 ईस्वी तक मुगल साम्राज्य का शासनकाल माना जाता है।
लेकिन महत्वपूर्ण कार्य जो एक तरह से घटनाएं घटी वो इन्हीं के शासनकाल में घटे। तो हम लोग का टॉपिक क्या है, औरंगजेब। इसका शासनकाल कब से कब तक था, तो 1658 से लेकर 1707 ईस्वी में। इसकी जन्म की बात करें तो 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में कहाँ पे होता है, तो गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है दोहाद। दोहाद नामक स्थान पे होता है। ओके, इसका जो बचपन का समय सबसे ज्यादा किसके साथ बीता, तो इसकी दादी हुआ करती थी जहांगीर की बीवी, ठीक है, जिसका नाम था नूरजहां। तो नूरजहां के साथ इसका ज्यादा बचपन बीता हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब बात करें इसकी शादी की, तो इसकी शादी 1637 ईस्वी में किसके साथ हुई थी, तो दिलरास बानो बेगम के साथ। किसके साथ, दिलरास बानो बेगम के साथ 1637 ईस्वी में इसकी शादी होती है। देखो 19 साल का था तब ये ससुरा शादी कर लिया है ना, कई को तो 14 ही साल पे कर लेता है, ठीक है। आगरा पर कब्जा कर जल्दबाजी में ये क्या करता है, तो राज्याभिषेक अपना करा लेता है, ठीक है। अपना राज्याभिषेक जल्दी जल्दी करा लेता है। कब, 1658 में ही, 1658 में ही ये राज्याभिषेक अपना करा लिया था आगरा में ही। उसके बाद फाइनली क्या होता है, जैसे ही देवराई का युद्ध होता है, देवराई दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच देवराई का युद्ध होता है, जो एक तरह से राजगद्दी के लिए सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। ओके, देवराई का युद्ध, देवराई के युद्ध जैसे होता है तो दारा शिकोह की हार हो जाती है और ये औरंगजेब सफल हो जाता है। उसके बाद फिर ये 1659 ईस्वी में दिल्ली में प्रवेश करता है और दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराता है। यानी एक 1658 में और एक 1659 ईस्वी में, 2 बार ये राज्याभिषेक कराया हुआ था अपना। ओके, अब बात करते हैं औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बना हुआ। ओके, औरंगजेब के गुरु का क्या नाम था, तो मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम इनका नाम हुआ करता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था। इस्लाम धर्म 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक सुन्नी और एक शिया। जब इस्लाम धर्म हम लोग पढ़ रहे थे तो उसी समय बताए थे कि 2 धर्मों में, हालांकि इस समय भी 2 धर्म चलते हैं इस्लाम धर्म में, एक सुन्नी और एक शिया। तो ये जो था औरंगजेब वो सुन्नी धर्म को मानता। इसको जिंदा पीर भी कहते हैं, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। किस मुगल सम्राट शासक को जिंदा पीर कहा जाता है, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। ओके, जिंदा पीर इसी को कहा जाता है। अब एक जय सिंह और शिवाजी के बीच इसी के शासनकाल में एक संधि हुई थी जो बहुत ही फेमस संधि है, जिसका नाम है पुरंदर की संधि। ये क्वेश्चन बना हुआ है और बनता भी है। ओके, कब हुआ था, तो 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई, किनके बीच, जय सिंह और शिवाजी के बीच। देखो 1666 ईस्वी में क्या होता है, एक घटना घटती है। औरंगजेब शिवाजी को अपने महल में भी बुलाता है कि आइए हम लोग के बीच बैठ के, मतलब शिवाजी और मुगल साम्राज्य में उस समय बनती नहीं थी, 36 का आंकड़ा था, ठीक है। तो शिवाजी को औरंगजेब के द्वारा महल में बुलाया जाता है और महल में बुला के उनको वहीं पे जयपुर भवन में कैद कर दिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है। यही हरकतें करते ही थे ये सब, ठीक है। धोखे से किसी, अगर जिसको पकड़ नहीं पाते थे धोखे से किसी तरह उनको पकड़ लेते थे। तो यही कार्य कर औरंगजेब भी किया था। शिवाजी को बुलाया समझौता करने के लिए और फिर उनको कैद कर लिया और कैद करके जयपुर भवन में कैदी के रूप में एक तरह से बंद कर दिया। लेकिन वहां से 2-3 महीने के बाद ही ये भाग गए थे, ठहरे नहीं थे। ओके, तो यह मई 1666 ईस्वी में क्या होता है, तो आगरा के किले में दीवाने आम, आगरा के किले में एक मतलब सभागार है जिसका नाम है दीवाने आम। वहां पे औरंगजेब के समक्ष शिवाजी उपस्थित हुए। यहाँ शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था, लेकिन ज्यादा दिन तक वहां नहीं रहे थे शिवाजी। अब बात कर लेते हैं, तो इस्लाम नहीं स्वीकार करने के कारण सिखों के जो 9वें गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था गुरु तेज बहादुर, ओके, इनको फांसी दिलवा दी गई, इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि फांसी दिलवा दी गई थी औरंगजेब के द्वारा। ओके, कब, 1675 ईस्वी में। तो ये ईयर नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछता है कि औरंगजेब के द्वारा सिखों के कौन से गुरु को फांसी की सजा दिलाई गई थी, या सिखों के 9वें गुरु तेज बहादुर को किसके द्वारा फांसी की सजा दी गई थी या किसके द्वारा हत्या कर दी गई थी, तो वो था औरंगजेब। और सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव को किसने हालांकि हत्या कर दी, फांसी दिलवा दी, तो था जहांगीर, ठीक है, जहांगीर। ये याद रखिए, जहांगीर के द्वारा सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवाई गई थी और 9वें गुरु तेज बहादुर को औरंगजेब के द्वारा।
ओके, आगे की बात करते हैं। तो औरंगजेब के द्वारा एक और घटिया काम किया गया था। वो घटिया काम कौन हुआ करता था? तो इसने 1679 ईस्वी में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया। जजिया कर ये पुनः लागू कर दिया। अब ये जजिया कर क्या था? तो जजिया कर के बारे में पीछे भी हम लोग पढ़े थे, जो गैर मुस्लिमों पे लगाए जाने वाला एक कर था। मतलब कहने का मतलब ये था, मुगल जो शासक हुआ करते थे कि भैया हम तो मुस्लिम हैं, मुस्लिम धर्म को मानते हैं, लेकिन यहाँ पे तो अन्य धर्मों के लोग रहते हैं और हम शासक हैं। तो अगर कोई बाहरी कोई आक्रांता हमारे ऊपर आक्रमण करता है, मतलब भारत पे आक्रमण करता है, तो जो अन्य धर्म के लोग हैं उनकी रक्षा तो हम करेंगे, तो उसके लिए कर तो बनता है। यही कह के जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, यानी उनकी सुरक्षा के लिए जजिया कर लिया जाता था। मुस्लिम धर्म के अलावा जो भी धर्म के लोग रहते थे उनसे जजिया कर लिया जाता था। तो इसके इतिहास के बारे में पढ़ लें हम लोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। तो बात करें जजिया कर सबसे पहले शुरू किसने किया था? तो जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ना शुरू किए थे तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो मीर कासिम के बारे में। मीर कासिम ने 712 ईस्वी में ही सिंध प्रांत में सबसे पहले जजिया कर स्टार्ट किया था। ठीक है, पहली बार 712 में ये सिंध प्रांत में आक्रमण करता है और वहां के बहुत सारे हिस्सों पे अधिकार कर लेता है मीर कासिम। और उसके बाद मीर कासिम वहां पे जजिया कर स्टार्ट कर देता है। वो किसके लिए होता है? तो गैर मुस्लिमों के लिए, जो मुस्लिम नहीं थे उन्हीं पे जजिया कर लगाया गया था। उसके बाद मीर कासिम के बाद जजिया कर, बाकी उसके बाद जो शासक हुए वो जजिया कर समाप्त कर दिए। तो फिर से सल्तनत काल आया। सल्तनत काल में क्या होता है? तो उस समय जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था, फिरोज शाह तुगलक, तो दोबारा फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर वसूल करना शुरू कर दिया था। ओके, तुगलक वंश का जब शासन हुआ था, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आया, फिर फिरोज शाह तुगलक आया। तो जो फिरोज शाह तुगलक हुआ करता था उसने जजिया कर पुनः स्टार्ट कर दिया। और ये जजिया कर स्टार्ट किया ना, तो ये ब्राह्मणों पे भी जजिया कर थोप दिया। 712 में जब मीर कासिम ने जजिया कर लेना स्टार्ट किया था, तो ये मुख्य तौर पे जो सक्षम थे जजिया कर देने के लिए उन्हीं से लेता था। जैसे किनसे नहीं लेता था? तो ब्राह्मण से ये नहीं लेता था, संत जो हुआ करते थे उनसे नहीं लेता था, बच्चे, औरत, वृद्ध ये जो हुआ करते थे उनसे नहीं लेता था, या जो निर्धन थे, पागल थे, उनसे भी ये जजिया कर नहीं लेता था। लेकिन जो बात करें फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलना शुरू कर दिया। उसके बाद से बात करें जजिया कर का, तो जब मुगल साम्राज्य का शासन दिल्ली में स्थापित हुआ तो अकबर नहीं, बाबर ने, हुमायूं ने, इसने भी जजिया कर वसूला था। जजिया कर इसके शासनकाल में भी प्रचलित था। लेकिन जैसे ही अकबर का शासनकाल आता है तो 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। जजिया कर समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन ससुरा फिर से औरंगजेब आ गया। तो औरंगजेब आते आते फिर क्या करता है? तो ये 1679 ईस्वी में फिर से जजिया कर लगा देता है। तो जजिया कर का यही इतिहास, सबसे पहले मीर कासिम के द्वारा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, उसके बाद अकबर, बाबर और हुमायूं थे उनके द्वारा, फिर औरंगजेब के द्वारा। ये सब जजिया कर की वसूली किए हुए थे। ओके, तो अब फाइनली बात करें जजिया कर भारत से समाप्त कब हुआ? तो 1720 ईस्वी में, जब ये मुगल साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था मोहम्मद शाह, इसी के शासनकाल में जजिया कर पूर्ण रूप से और अंतिम रूप से समाप्त कर दिया भारत से। ठीक है, तो ये पूछता है कि जजिया कर भारत से फाइनली कब समाप्त हुआ? तो 1720 ईस्वी में। उस समय मोहम्मद शाह शासक हुआ करता था मुगल साम्राज्य का। आगे की बात करें तो अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की बीबी का मकबरा। तो ये क्वेश्चन में ऐसे नहीं पूछता है औरंगजेब के बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, क्वेश्चन पूछता है बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है, या कभी कभी पूछ भी लेता है औरंगजेब के बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में ही 1679 ईस्वी में बनाया गया था। 1679 ईस्वी में ये मकबरा बनाया गया था औरंगाबाद में। तो औरंगाबाद कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में। ओके, महाराष्ट्र में। तो याद रखना 1679 में दो महत्वपूर्ण क्या बकवास कार्य किए गए थे। एक जजिया कर प्रारंभ कर दिया गया था अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, और दूसरा अपनी बीबी का मकबरा बनवाया गया था औरंगाबाद।
अब बात करते हैं, एक महत्वपूर्ण जाट विद्रोह हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में, ठीक है, जिसका नेतृत्व, जाट विद्रोह कब, तो 1670 के आसपास, 1670 में जाट हुआ करते थे, जिसमें से एक गोकुला हुआ करता था और राजा राम, इसी के नेतृत्व में, यही नेतृत्व कर रहे थे उस जाट युद्ध का, ये दोनों मिलकर औरंगजेब के खिलाफ जाट विद्रोह कर दिया। अब देखो 1670 में जाट विद्रोह होता है, जिसको तिलपत की लड़ाई के नाम से जानते हैं। इसमें जाट परास्त हो जाते हैं और परास्त होने के बाद गोकुला जो होता है, गोकुला को मौत के घाट उतार दिया जाता है। अब बचता है राजा राम। राजा राम तो कुछ समय के बाद फिर से जाट जो राजा राम था उसने सैन्य इकट्ठा किया, लोगों को इकट्ठा किया। पुनः 1685 ईस्वी में राजा राम ने अपने नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। अब इतना विद्रोह किया कि अकबर का जो मकबरा था उसको भी लूट लिया। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो सिकंदरा में है। तो सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया गया जाटों के द्वारा। समझो, इतना तबाही मचा दिया था, मुगल साम्राज्य एकदम परेशान हो गया था, समझो। अब बात कर लेते हैं भरतपुर राजवंश का। तो भरतपुर राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो उसी में से जाट शासक जो हुआ करता था राजा राम। राजा राम का ही एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम था चूड़ामल। ये क्वेश्चन पूछा है कि भरतपुर राजवंश का नींव किसने डाला था, तो औरंगजेब के शासन काल में ही ये नींव डाला गया था। इसके द्वारा, तो राजा राम का एक भतीजा था चूड़ामल, उसके द्वारा, ठीक है, उसी के द्वारा। अब बात कर लेते हैं 1686 ईस्वी में दो प्रांत को औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। वही चांद बीबी वाला जो बीजापुर था, ओके, उसको भी 1686 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। और साथ ही में 1687 ईस्वी में गोलकुंडा, कुली कुतुब शाह वाला गोलकुंडा, उसको भी औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, ये दोनों प्रांत इसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। किसने, तो औरंगजेब ने। अब बात करते हैं, तो मदन्ना एवं अक्कन्ना नामक ब्राह्मण जो थे उनका संबंध किससे था, तो गोलकुंडा का शासक जो हुआ करता था जिसका नाम था अबुल हसन, उस समय जो शासक था उसका नाम था अबुल हसन, उससे इनका संबंध हुआ करता था। ये क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन हम आपको ला के दिए। आगे की बात करें तो औरंगजेब के समय में क्या हुआ था, तो हिंदू मनसबदारों की संख्या जो थी वो सबसे अधिक थी। मुगल हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। मनसबदार वही जो एक तरह से खेती से जो कर वसूला जाता था या अन्य क्षेत्रों से वसूला जाता था, तो वो ये वसूलने का काम करते थे। ठीक है, अच्छे अच्छे पदों पे भी थे ये लोग। ओके, तो बात करें मुगल साम्राज्य में, तो सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में थी, तो औरंगजेब के काल में। कितना, तो 337 के करीब में, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में क्या थी, अधिक थी। मतलब सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदारों की संख्या किसके शासनकाल में थी, औरंगजेब के शासनकाल। अब बात करते हैं औरंगजेब का सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट माना जाता है। औरंगजेब को सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति करने वाला मुगल सम्राट भी माना जाता है। अब बात करते हैं, औरंगजेब का एक पुत्र हुआ करता था अकबर। अकबर ये ठीक है, वो अकबर नहीं, ये अकबर द्वितीय भी इसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये दुर्गादास एक व्यक्ति हुआ करता था जिसके बहकाव में आके अपने पिता औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। ओके, विद्रोह कर देता है। बात ऐसा बहुत था मुगल साम्राज्य में बेटा। दारा से एक था खुसरो ने भी अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया था, जिसको सिख गुरु के 5वें गुरु अर्जुन देव ने सहयोग किया था, इसलिए उसको फांसी पे चढ़वा दिया गया था। मतलब जहांगीर का पुत्र हुआ करता था खुसरो, उसने भी विद्रोह किया था। ये कौन सी बड़ी बात थी इसके खानदान, बेटा विद्रोह करता ही था। आगे बात कर लेते हैं। आगे तो औरंगजेब ने जो अपने शासन का आधार बनाया था वो कुरान था। ठीक है, औरंगजेब के शासन का आधार कुरान ही था। ओके, सती प्रथा पर इसने प्रतिबंध भी लगा दिया था, क्योंकि कुरान में ये सब चीजें प्रतिबंध हैं। अब वेश्याओं को शादी करने अथवा देश छोड़ने का भी आदेश दे दिया था। ये वेश्याएं जो हुआ करती थी उसके शासनकाल में उसने कह दिया, या तो तुम लोग शादी कर लो, नहीं तो यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। उनके सामने दो ही ऑप्शन छोड़ा था। और क्या था, और अपने दरबार में इसने त्योहार मनाना भी एक तरह से बंद कर दिया था, जैसे होली, दिवाली
ये जितने त्योहार थे ये भी मनाना बंद कर दिया था अपने शासनकाल में। ये सबसे घटिया काम किया था मुगल शासक औरंगजेब। ये क्वेश्चन बनता है। अब आगे की बात करें तो औरंगजेब के दरबार में संगीत पर पाबंदी लग गई थी। संगीत पर पाबंदी लग गई थी। ऐसा नहीं था कि ये संगीत प्रेमी नहीं था, ये स्वयं बीड़ा बजाने का कार्य करता था, लेकिन फिर भी इसने संगीत पर पाबंदी लगा दी। और जो सरकारी संगीतज्ञ होते थे उसके दरबार में, जिसको राजकवि कहा जाता था, उनको छुट्टी पे भेज दिया था। ठीक है, छुट्टी पे, टेंशन नहीं होगा बेचारा, बीवी से 2-4 लाख खाया होगा, इसलिए टेंशन में होगा, इसलिए संगीत वंगीत इसको अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसने बंद करवा दिया था। अब बात करें तो भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के शासनकाल में ही लिखी गई थी। भारतीय शास्त्रीय संगीत पे, भारतीय आज भी जो भारत में संगीत होता है इसी पे आधारित होता है, भारतीय शास्त्रीय संगीत। तो भारतीय शास्त्रीय संगीत को फारसी में सबसे ज्यादा ये पुस्तकें लिखवाया था अपने ही शासनकाल में, समझो। अब बात कर लेते हैं औरंगजेब की। तो औरंगजेब स्वयं बीड़ा बजाता था, अभी बताए हुए हैं कि ये बीड़ा बजाता था। और औरंगजेब ने 1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाला ये ससुरा बहुत ही क्रूर शासक था मुगल साम्राज्य का। इसमें से 2-4 महत्वपूर्ण जो हिंदू मंदिर थे उसके शासनकाल में वो तोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जिसमें से आप लोगों ने सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात के पाटन शहर में स्थित है सोमनाथ मंदिर, उसका नाम सुना होगा, बहुत फेमस मंदिर है, उसको भी तुड़वाया था। बनारस का जो विश्वनाथ मंदिर है उसको भी तुड़वा दिया गया था। और वीर सिंहदेव के द्वारा मथुरा में एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था केशव देवराय मंदिर। केशव देवराय मंदिर, इन सारे मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। कौन? तो पाटन का सोमनाथ मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर तो आज भी बहुत फेमस है, और मथुरा का केशव देवराय मंदिर, इन सारे मंदिरों को इसके द्वारा तुड़वा दिया गया था। औरंगजेब की मृत्यु की बात करें तो 20 फरवरी 1707 ईस्वी को हो जाती है। अभी बताया शुरू में ही इसकी मृत्यु कब हुई थी, 1707 ईस्वी में। ओके, अब देखो इसको कहाँ दफनाया गया था, तो खुलदाबाद, खुलदाबाद में। आज इसको किस नाम से जानते हैं, तो रोजा के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पूछा है कि औरंगजेब के समय सूबों की संख्या कितनी थी, तो औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 हुआ करती थी, ये 20 हुआ करती थी। अब आगे बात करें तो जो औरंगजेब का मुख्य लक्ष्य था भारत में वो क्या था, तो भारत को काफिरों के देश से किसका देश बनवाना चाहता था, तो इस्लाम का देश बनाना चाहता था। भारत को काफिरों का देश माना जाता था उस समय, लेकिन ये भारत को इस्लाम का देश बनाना चाहता था, और यही फाइनली उसका लक्ष्य था औरंगजेब का। ओके, तो उसको उर्दू में, फारसी में क्या कहते थे, देखो औरंगजेब ने दारुल हर्ब, जिसका मतलब होता है काफिरों का देश, इसको दारुल इस्लाम, जिसका मतलब होता है इस्लाम का देश, इसमें परिवर्तन करने को अपना महत्वपूर्ण लक्ष्य मानता था। मतलब पूरे देश को ये इस्लाम का देश बनाना चाहता था, इसलिए इसने धर्म परिवर्तन भी कराया अपने शासनकाल में। बहुत सारे हिंदू, सिख, ईसाई, इन सबका सुन्नी में एक तरह से धर्म परिवर्तन भी कराया था अपने शासनकाल में। मार मार के जबरदस्ती किसी तरह धर्म परिवर्तन कर देता था। ओके, तो ये इस्लाम देश बनाना चाहता था औरंगजेब। अब एक नोटेड पॉइंट क्या है, तो औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक संख्या हिंदुओं की हुआ करती थी, हिंदुओं की सर्वाधिक संख्या हुआ करती थी, ये नोटेड पॉइंट है। अब बात करते हैं औरंगजेब का, तो इसका एक चिकित्सक हुआ करता था जिसका नाम था फ्रांकोइस बर्नियर। फ्रांसीसी यात्री था, मतलब फ्रांस का रहने वाला था, और औरंगजेब का चिकित्सक भी था, आया था यात्रा पे, और ये अपने यहाँ चिकित्सा के रूप में रख लिया था। ओके, तो फ्रांकोइस बर्नियर औरंगजेब का चिकित्सक था। अब हम लोग बात करते हैं मुगल कालीन शासन व्यवस्था की। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, इससे शॉर्ट में हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है ये मुगल शासन व्यवस्था। फिर भी यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो सारा हम लोग कवर करेंगे। ओके, ये मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ। अब हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, तो मुगल शासन व्यवस्था के बारे में। ओके, मुगल शासन व्यवस्था के बारे में।
ओके ओके। तो मुगल शासक के बारे में हम लोगों ने पूरे 6 शासकों के बारे में पढ़ लिया, और अब हम लोग मुगल शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ से बात करने वाले हैं। इसके बारे में तो मुगल शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ से जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, वन लाइनर यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब में ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वन लाइनर वाला जितना भी टॉपिक है वो हम लोग कवर करने वाले हैं मुगल शासन व्यवस्था। ठीक है, तो मुगल शासन व्यवस्था की बात करें तो मंत्री परिषद जो हुआ करता था मुगल शासन व्यवस्था में, आज के डेट में देखते होंगे भारत में भी मंत्री परिषद की संख्या है। ठीक है, जैसे वित्त मंत्री हो गया, रक्षा मंत्री हो गई, ये सब इसी के सदस्य हैं मंत्री परिषद के। तो वैसे उस समय भी ये व्यवस्था हुआ करती थी, जिसको किस नाम से जाना जाता था, तो विजारत के नाम से जाना जाता था, विजारत के नाम से। बाबर के शासन काल में वजीर काफी महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, वजीर। अब देखो वजीर, वजीर की बात करें तो वजीर एक तरह से कहें कि जो सुल्तान हुआ करता था, तो सुल्तान के बाद अगर किसी का महत्वपूर्ण स्थान था तो वकील हुआ करता, वकील के बाद किसी का महत्वपूर्ण स्थान था तो वो था वजीर। ओके, वही था वजीर। सम्राट के शासनकाल में कार्यों को संचालित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकारी होता था वो था वकील। वकील, इन दोनों का लगभग बराबर ही अधिकार हुआ करते थे। औरंगजेब के समय में असद खान ने सर्वाधिक 31 वर्षों तक किस पद पे कार्य किया, तो दीवान के पद पे कार्य किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा दिनों तक दीवान के पद पे किसने कार्य किया था, तो किसने किया था, असद खान ने। असद खान, ये नाम याद रखिएगा। मीर बख्शी द्वारा, मीर बख्शी क्या हुआ करता था, तो देखो सैनिकों को वेतन देने के लिए एक अधिकारी की हस्ताक्षर होती थी, अधिकारी की, तो उसी को मीर बख्शी, इसमें मीर बख्शी हुआ करता था, जिसको सरखत से जाना जाता, सरखत, सरखत नाम से जाना जाता था। जब तक ये साइन नहीं करता था ना, जब तक ये साइन नहीं करता था तब तक सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता। ओके, तो इसका हर महीने अगर सैनिकों को वेतन देना है तो इसका साइन होना, सरखत का साइन होना आवश्यक था। अब बात करें मुगल शासन व्यवस्था में जमीनों को कर के आधार पे बात करें, कर के आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया था, यानी कि भूमि कर के विभाजन के आधार पर मुगल साम्राज्य की जो समस्त भूमि थी वो 3 भागों में डिवाइड। कौन कौन सा, देखो खालसा भूमि, तो खालसा भूमि क्या हुई थी, तो जिसपे प्रत्यक्ष रूप से बादशाह का नियंत्रण हुआ करता था, यानी जो शासक था मुगल साम्राज्य का उसका इस पे नियंत्रण हुआ करता था। दूसरे प्रकार की जो भूमि थी उसको जागीर भूमि कहा जाता था, तनख्वाह के बदले दी जाने वाली भूमि ये हुआ करती थी। ठीक है, जो जागीर भूमि हुआ करती थी वो तनख्वाह के बदले दिया करती थी, दिया जाता था। जैसे आज के डेट में देखोगे गांव वगैरह में जो जमींदार टाइप के लोग होते हैं, तो वो उनके यहाँ जो नौकर वगैरह काम करने वाले होते हैं तो उनको क्या किया जाता है, वेतन न दे के 1 बीघा 2 बीघा जमीन दे दिया जाता है कि भैया लो वो इसमें फसल उगाओ और तुम खाओ, उसके बदले हम तुम्हें वेतन नहीं देंगे, केवल जमीन से काम चलाओ। इस टाइप से भी आज भी होता है, उस समय भी हुआ करता था। उस भूमि को क्या कहते थे, तो जागीर भूमि। एक था सयुरगल भूमि, सयुरगल, जिसको मदद ए मास कहा जाता था। ये अनुदान में दी गई लगान भूमि थी, लगानहीन भूमि थी। ठीक है, इस पे लगान नहीं वसूला जाता था, लगानहीन भूमि। मदद ए मास, यहाँ मदद ही लिखा हुआ, मतलब इसको अनुदान में देगा, मदद के तौर पे देगा। ठीक है, इसे मिल्क भी कहा जाता था, मिल्क भी एक और नाम था, मिल्क भी इसे कहा जाता था, किसे, मदद ए मास को या सयुरगल। अब आगे की बात करें तो अकबर के द्वारा एक करोड़ी नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी, कब, तो 1573 ईस्वी में। अब ये करोड़ी नामक जो अधिकारी था वो किस लिए नियुक्त हुआ था, तो इसको पूरे साल में करोड़ों का लगान वसूल करके देना रहता था, इसलिए इसका नाम करोड़ी रखा गया था। ठीक है, इसको 1 करोड़ दाम वसूल करना पड़ता था, एक साल में 1 करोड़ दाम इसको वसूल करना पड़ता था, इसीलिए इसका नाम करोड़ी रखा गया था। ये किसने शुरू की थी, तो अकबर ने। कब, तो 1573 ईस्वी में, 1573 ईस्वी में। आगे की बात करें तो 1580 में अकबर ने दहसाला नाम से नवीन कर प्रणाली स्टार्ट कर दी। नवीन, ये दहसाला क्या हुआ होता था, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करें, दहसाला के बारे में। ठीक है, आगे है, इस व्यवस्था को टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है, टोडरमल, क्योंकि इसका जो मेन
कर तय करने का जो जिम्मेदारी सौंपा गया था वो टोडरमल को ही, हालांकि वित्त विभाग का अधिकारी यही हुआ करता था, जैसे वित्त मंत्री यही हुआ करता था उसके शासनकाल में। यही कर में कितना टैक्स किस जमीन से लेना है, किस व्यवसाय से कितना कर लेना है, यही निर्धारित करता था एक तरह से। ठीक है, तो इस व्यवस्था को इसी के नाम पे रखा गया था, टोडरमल बंदोबस्त। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और चारों भाग के जितने भी जमीन थे उन सभी जमीन में अलग अलग कर वसूल करने के लिए निर्धारित किया गया था। ठीक है, वही था क्या, तो दहसाला। दहसाला के हिसाब, दहसाला के अनुसार जमीन को 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया था और सभी पे अलग अलग प्रकार के कर वसूले जाते थे, किसी पे अधिक किसी पे कम। और वो 4 प्रकार की जमीन कौन थे, तो देखो, एक पोजल हुआ करता था जिसमें नियमित रूप से खेती होती थी। ठीक है, वर्ष में 2 बार फसल होता था। एक होता था प्रति 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी, 1 या 2 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी। जो 3 या 4 वर्ष के अंतराल पर खेती होती थी उसको चाचर के नाम से जानते थे, और जिसपे खेती ही नहीं होती थी उसको बंजर के नाम से जानते थे, बंजर के नाम से। तो इस पे भी हालांकि कर वसूल करने का एक तरह से जिम्मेदारी टोडरमल को दिया गया था, तो इस पे तो नहीं वसूला जाता था, लेकिन इस प्रकार के जितने भी जमीन थे तो उसके उपज के अनुसार कर वसूला जाता था। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को 4 भागों में डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब देखो 1570-71 ईस्वी में टोडरमल ने खालसा भूमि पर भी भू राजस्व की नवीन प्रणाली यानी कि जब्ती प्रणाली प्रारंभ कर दी। जब्ती प्रणाली प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है, ये क्वेश्चन बनता है, तो ये टोडरमल के द्वारा बनता है। तो किस प्रकार के जमीन पे, तो खालसा टाइप के जो भूमि हुआ करते थे जिसपे प्रत्यक्ष रूप से एक तरह से वहां का जो शासक हुआ करता था उसका अधिकार होता था। ठीक है, राजा का अधिकार जिस जमीन पे होता था उसको खालसा भूमि करते थे, उस पे भी इसने जब्ती प्रणाली प्रारंभ कर दी। आगे की बात करते हैं, तो मुगल काल में कृषक 3 वर्गों में विभाजित थे। कृषक की बात हो रहा है, खेती की नहीं। ठीक है, कृषक किस प्रकार के, तो एक खुद कास्ट हुआ करता था। खुद कास्ट का मतलब वे किसान, ये किसान उस गांव की भूमि पर खेती करते थे जहां के वे निवासी थे, यानी जिस गांव के निवासी थे और उसी गांव का जो भूमि था उस पर खेती करने वाले को खुद कास्ट कहा जाता था, यानी कहें तो अपने जमीन पे खेती करना एक तरह से खुद कास्ट कहा जाता था। दूसरा था पाही कास्ट। पाही कास्ट था क्या था, तो ये दूसरे गांव जाकर कृषि करते थे। पाही कास्ट वाले अपना गांव छोड़ के दूसरे गांव जाके जो कृषि करते थे उसको पाही कास्ट कहा जाता था। एक था मुजारियन। मुजारियन किस प्रकार का जमीन था, तो जैसे बटैया, रेहन आज के डेट में जो जमीन होता है उसको मुजारियन कहते थे, यानी कि खुद कास्ट कृषकों से भूमि किराए पर लेकर कृषि कार्य करते थे। ठीक है, तो जमीन 3 प्रकार से डिवाइड थे मुगल शासन व्यवस्था में। एक खुद कास्ट जो खुद की जमीन थी, यानी अपने गांव के आसपास की जो जमीन थी उस पर खेती करना। दूसरे गांव जाकर खेती करना, वो पाही कास्ट था। पाही, आज भी ये नाम फेमस है, कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि पाही यानी दूसरे। पाही हमारे यहाँ आज के डेट में क्या कहा जाता है, जैसे कई लोगों के 2 घर होते हैं, तो जिस घर में रहता है वो तो खुद कास्ट टाइप का होगा। एक दूसरा घर जहाँ केवल खेती के लिए जाते हैं, रहते हैं लोग, खेती करके चले आते हैं, तो उसको पाही बोला जाता है। आज भी उसी टाइप का ये जमीन है। एक है मुजारिन जो रेहन बटैया है वो वाला। अब आगे की बात कर लेते हैं, तो मुगल काल में नील उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र हुआ करते थे। नील उत्पादन भी उस समय हुआ करता था, इसमें आगरा हुआ करता था। आगरा, भरतपुर का एक जगह था जिसका नाम था बयाना, और गुजरात का एक जगह है जिसका नाम है सरखेज। इन सब में सबसे फेमस जगह था बयाना और सरखेज। यहाँ पे नील की बहुतायत खेती होती थी, बहुत अधिक मात्रा में होती थी। और बिहार में क्या किस प्रकार की खेती होती थी, तो बिहार में अफीम बहुत अधिक मात्रा में उपजाया जाता था। बिहार में और मालवा, इन दोनों जगहों पे बहुत अधिक मात्रा में अफीम की खेती होती थी। अब आगे की बात कर लेते हैं, तो उत्तम श्रेणी के जो ऊनी वस्त्र हुआ करते थे या शाल, वो कहाँ मिलते थे, तो कश्मीर और लाहौर में। आज भी इन क्षेत्रों में अच्छे किस्म के ऊनी वस्त्र, शाल, ये सारे वस्त्र टाइप के वस्त्र इन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं आज के डेट में भी। अब बात करते हैं मुगल काल में रुपये की सर्वाधिक ढलाई किसके शासन काल में हुआ था, तो औरंगजेब के समय में। औरंगजेब के समय में ही रुपये का सर्वाधिक ढलाई हुआ था। जहांगीर के समय में
सिक्कों पर अपनी आकृति बनवाई, अपना ही नहीं अपने साथ नूरजहां का भी, ठीक है, जहांगीर की जो बीवी हुआ करती थी नूरजहां, उसका भी नाम अंकित करवाया, अपना भी नाम अंकित करवाया, अपना फोटो भी उस पर लगवाया। ये काम हुआ था इसी के शासनकाल में, बाकी और कोई शासक ऐसा काम नहीं किया था, पहली बार यही किया था। सबसे बड़ा सिक्का जो होता था मुगल साम्राज्य का, उसको संसब, संसब, ठीक है, संसब कहा जाता था, संसब सोना। ये सबसे बड़ा सिक्का हुआ करता था मुगल शासनकाल में। ओके, मुगल शासनकाल में ये सबसे बड़ा सिक्का हुआ करता था। ठीक है, थोड़ा सा और है, हम लोग देख लेते हैं। अब बात करें तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार जो था वो चांदी था, उसके अर्थव्यवस्था का आधार चांदी था। ठीक है, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का आधार क्या है, कृषि है, ठीक है, कृषि है, सोना भी है, उस समय मुख्य आधार चांदी हुआ करता था। अब बात करें, मुगल सेना 4 भागों में विभाजित थी। ये पूछता है मुगल सेना कितने भागों में विभाजित थी, मतलब ऑप्शन देता है कौन कौन से भागों में। तो उसमें एक तो पैदल सेना, तो आप सभी को पता है पैदल सेना भी होता है, एक घुड़सवार सेना होता है, एक तोपखाना लेके चलने वाला सेना होता है, एक हाथी वाला होता है। ठीक है, एक हाथी वाला। अब बात करें मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था पूर्णतः किस पे आधारित थी, तो मनसबदारी प्रथा पे आधारित थी, मनसबदारी प्रथा पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा क्या होता है, तो जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे लाखों में सैनिक हैं, तो लाखों सैनिकों को कंट्रोल करने के लिए कुछ छोटी छोटी टुकड़ी में बांट दिया गया होगा, उन टुकड़ी पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हुआ होता, और वैसे व्यक्ति की संख्या काफी अधिक होती होगी, और उनमें से जो, जैसे मान लो जैसे आज की व्यवस्था, आज के तुलना में देखें ये मनसबदारी प्रथा, तो जैसे मान लो अपना पुलिस विभाग ही देख लो, किसी राज्य में सबसे नीचे का जो पद होता है पुलिस, पुलिस, ठीक है, इसको कांस्टेबल कहते हैं, कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल 10 कांस्टेबल का मालिक क्या होता है, एक हेड कांस्टेबल होता है। 10 हेड कांस्टेबल का मालिक कौन होता है, एक एएसआई होता है। 10 एएसआई का हेड कांस्टेबल, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, तो एक एएसआई होता है। ऐसे ही पद जो वितरित होते हैं, और आखिरी जो पूरे पुलिस विभाग का हेड जो होता है वो एक व्यक्ति होता है ना, ऐसे सांचा बना रहता है पूरा, है ना, पिरामिड टाइप का, ठीक है, पिरामिड टाइप का, मतलब उसी टाइप का, उसी को कहते हैं मनसबदारी प्रथा। ऐसी ही प्रथा थी, शासन यानी सैन्य व्यवस्था की जो प्रथा थी ऐसे ही थी। ठीक है, अब इतना ही एक तरह से अब हम लोग का मुगल के बारे में जितना भी पढ़ना था वो सारा टॉपिक कवर हो गया है, जो भी महत्वपूर्ण था वो सारा कवर हो गया है। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी एग्जाम होते हैं यहाँ से बाहर देखने को शायद ही आपको मिले, अगर मिलेगा भी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव वाला पोर्शन जब करेंगे इसका, तो वहाँ पे फाइनली हम लोग हर एक क्वेश्चन देखने वाले हैं वहाँ पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस चैनल को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए, खास करके उन दोस्तों के पास जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं या तैयारी करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।